गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल रिलेशंस और एनवायरनमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएन की 2023 की वाटर कॉन्फ्रेंस जो मच अवेटेड थी वो हो चुकी है न्यूयॉर्क में, और इसको को होस्ट किसने किया है? नीदरलैंड्स और तजिकिस्तान ने। तो पहली जो वाटर कॉन्फ्रेंस है वो अर्जेंटीना में 1977 में हुई थी, और अब 50 साल बाद जाके ऑलमोस्ट ये सेकेंड वाटर कॉन्फ्रेंस हो रही है। पहली वाटर कॉन्फ्रेंस को 116 गवर्नमेंट्स ने जो है अटेंड किया था, और उसमें डिसाइड हुआ था कि एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हम सबकी बेसिक नीड के लिए जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। अब जो ये आज जो अब रिसेंट 2023 में वाटर कॉन्फ्रेंस हुई है, ये जो है इसलिए ज़रूरी हो गई थी क्योंकि अब तब से लेकर 1977 से लेकर अब तक जो है हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन वो डबल हो गई 18 बिलियन तक पहुंच चुकी है। अब जो इस साल जो हमारी वाटर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें ग्लोबल वाटर क्राइसिस के अगेंस्ट अवेयरनेस को रेज़ करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को जो है वो कंडक्ट किया गया है। 5 जो है वो थीम्स के ऊपर इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया गया है। पहला है वाटर फॉर हेल्थ, वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वाटर फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस एंड एनवायरनमेंट, वाटर फॉर कोऑपरेशन, वाटर एक्शन डेकेड। और इसको को होस्ट जैसा मैंने आपको बताया नीदरलैंड्स और तजिकिस्तान ने किया है। अब जो है 2023 में ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तो 8 बिलियन पॉपुलेशन लगभग हो चुकी है, और वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 3.6 बिलियन पीपल ऑलरेडी अपनी वाटर जो नीड्स हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इस बार जो वाटर कॉन्फ्रेंस हुई है उसके आउटकम्स क्या है? लगभग 713 डाइवर्स वॉलंटरी कमिटमेंट्स दी गई हैं फिलेंथ्रोपिक डोनर्स द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, कॉरपोरेशंस द्वारा, एनजीओज द्वारा। अब उसमें से 120 जो है वो इंडिया के लिए रेलिवेंट है। इंडिया ने भी कहा है कि हम $50 बिलियन के कमिटमेंट दे रहे हैं। हम कंट्री में रूरल ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज को इम्प्रूव करेंगे अंडर जल जीवन मिशन। अब जल जीवन मिशन क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2019 से चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा। सारे हाउस होल्ड जो रूरल इंडिया में है उनको सेफ और एडिक्वेट वाटर जो है वो प्रोवाइड कराने का जो है ये प्रोग्राम है, बाय टैप कनेक्शंस बाय द ईयर 2024। अब इसमें जो है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, ये तीनों ही इसके की कंपोनेंट्स हैं, और इसी के थ्रू जो है वो आगे ये प्रोग्राम को बढ़ाया जा रहा है, बेसिकली एक कम्युनिटी अप्रोच के थ्रू। अब W12 प्लस ब्लूप्रिंट क्या है? यूनेस्को का एक प्लेटफॉर्म है जो कि केस स्टडीज़ देता है कि कैसे जो है कॉमन वाटर सिक्योरिटी चैलेंजेस को जो होस्ट सिटीज़ हैं या जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उन्होंने कैसे जो है वो टैकल किया है। तो बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका यूज़ करते हुए अर्बन वाटर इश्यूज़ को जो है वो रिजॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, फिनलैंड जॉइंस नेटो। ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता ही है फिनलैंड ने नेटो को जो है ज्वाइन कर लिया है एज 31st मेंबर ऑफ नेटो। अब इससे चेंज क्या होगा कि फिनलैंड जो है वो आज तक फिनलैंडाइजेशन मतलब एक न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को अडॉप्ट करके रखता था सिंस उनकी डिफीट बाय सोवियत यूनियन इन वर्ल्ड वॉर 2। और लेकिन अब ये पॉलिसी रिवर्सल हो गया है, अब वो उन्होंने नेटो को ज्वाइन कर लिया है, एक मतलब वेस्टर्न ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया है। तो नेटो की जो अब एक्सपेंशन है वो और ज़्यादा रशिया की तरफ हो चुकी है, क्योंकि फिनलैंड जो है वो सबसे ज़्यादा रशिया के साथ बॉर्डर जो है वो शेयर करता है, इवन लैंड बॉर्डर शेयर करता है। सेंट पीटर्सबर्ग के साथ तो उनका जो है वो लैंड राउट जाता है, वहाँ से हेलसिंकी से आप सेंट पीटर्सबर्ग जो है रशिया में, वहाँ पर आप बाय लैंड भी जा सकते हो। ठीक है, तो अब जो है फिनलैंडाइजेशन क्या था? इस पॉलिसी को जो है ये एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी थी मॉस्को और वेस्ट के बीच में, जो है वो दोनों को ही नहीं चूज़ किया था फिनलैंड ने ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। उन्होंने जो है YVA ट्रीटी यूएसएसआर के साथ साइन की थी अप्रैल 1948 में, जिसमें कहा गया था कि हम ना तो वेस्ट के साथ जाएंगे ना हम आपके साथ जाएंगे, और उसकी वजह से जो है फिनलैंड और मॉस्को के रिलेशंस 1992 तक इसी ट्रीटी के ऊपर ही बेस्ड रहे हैं। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या मिला फिनलैंड को?
जस्ट अक्रॉस द गल्फ ऑफ फिनलैंड ही जो है वो हेलसिंकी वहाँ से सिचुएटेड है, सेंट पीटर्सबर्ग से। और उनको जो है वो यूएसएसआर में नहीं मिलाया गया बाय सोवियत यूनियन बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी। तो उन्होंने जो है फिनलैंडाइजेशन की जो पाथ जो है फॉलो किया, उसकी वजह से वो डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म ले कर आ पाए अपनी कंट्री में विदाउट द फेयर ऑफ सोवियत यूनियन। अब नेटो तो आपको पता है कलेक्टिव सिक्योरिटी की ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी से इसको जो है वो साइन किया गया है, जिसको हम वाशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं। 1949 में ट्रीटी साइन की गई थी। और इसमें जो सबसे फेमस है वो है आर्टिकल 5, मतलब कि एक के ऊपर भी आप अटैक करोगे किसी भी एक मेंबर के ऊपर तो माना जाएगा कि सबके ऊपर अटैक किया गया है। लेकिन आज तक ये आर्टिकल 5 सिर्फ एक ही बार इन्वोक किया गया है, जब 9/11 के यूएस पर अटैक हुए थे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नथुला पास। ये भी आपके जो है इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एक मैसिव एवलांच आया है नथुला माउंटेन पास में, सिक्किम में, और उसकी वजह से जो है कुछ टूरिस्ट वहाँ पर ट्रैप हो गए हैं। तो ये एक माउंटेन पास है ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में, वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स भी हैं यहाँ पर। और ये इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम को तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के साथ कनेक्ट करता है। चाइनीज़ और इंडियन सोल्जर्स दोनों ही जो है वो वहाँ पर गार्ड कर रहे हैं। और पहले तो इसको बंद रखा गया था 1962 की वॉर के बाद, लेकिन इसको रीओपन कर दिया गया है 2006 से। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्रॉन्स डिसीज़। सोशल इश्यूज़ का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एक रीसेंट स्टडी देखी गई है जिसमें दो ड्रग कॉम्बिनेशंस जो हैं वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ जैसे कि क्रॉन डिसीज़ जो है उसकी ट्रीटमेंट में जो है वो काम आ सकते हैं। क्रॉन डिसीज़ एक क्रॉनिक लॉन्ग टर्म कंडीशन है जिसमें कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। कोई रीज़न तो नहीं पता है कि क्यों होता है ऐसा, लेकिन जनरली ये अब देखा गया है कि चाइल्डहुड में ही ये डिसीज़ स्टार्ट हो जाती है और किसी भी एज में ही जाकर डेवलप हो सकती है। मोस्टली जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन को ही टारगेट करती है। इसमें डायरिया, क्रैम्पिंग, पेन जो है वो एब्डोमेन में हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है। कोई इसका डेफिनेटिव क्योर भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हिमार्स। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूएस ने रिसेंटली मिलिट्री एड जो है अनाउंस किया है यूक्रेन के लिए। इसमें हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जो है वो अनाउंस किए गए हैं। ये लाइट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है इसको। एयर ट्रांसपोर्टेबल व्हील लॉन्चर से जो है वो इसको चलाया जा सकता है। बेसिकली ये एक टाइम पर ही जो है वो गाइडेड मिसाइल्स, जो जीपीएस गाइडेड मिसाइल्स हैं, उनको लॉन्च कर सकता है। और इसकी जो रेंज है वो लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के मुताबिक इंडियन कोर्ट्स जो है वो केसेस से जैम्ड पड़े हैं, और जबकि जितनी सेंक्शन स्ट्रेंथ है उससे कम जजेस जो हैं वो काम कर रहे हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है वो 2019 से निकाली जा रही है। टाटा ट्रस्ट ने इसको इनिशिएट किया था। और ये हमारी कंट्री में सारे स्टेट्स और यूटीज़ में की जो है वो कैपेसिटी को टू डिलीवर जस्टिस वो देखती है। सिर्फ हमारी जुडिशरी को ही नहीं बल्कि पुलिस, प्रिजन्स, जुडिशरी, लीगल एड, ये चारों के चारों जो है कोर पिलर्स ऑफ जस्टिस सिस्टम को इवेल्युएट करती है। कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप है ये दक्ष, कॉमन कॉज, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज प्रयास के द्वारा। ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2022 की, ये थर्ड एडिशन है। इसमें इंक्लूडिंग जो हमारे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हैं उनकी भी कैपेसिटी को असेस किया गया है। अब हम कुछ की फाइंडिंग्स देखते हैं इस रिपोर्ट की। जो जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे कम स्ट्रेंथ पर हाई कोर्ट में और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में जजेस काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एवरेज पेंडेंसी ऑफ केसेस है। लोएस्ट सब जो है वो है त्रिपुरा में। केस लोड जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है हमारे 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में। लेकिन केस क्लियरेंस रेट, मतलब जितने केस जो है वो जजेस के पास आए और कितने उन्होंने क्लियर कर दिए, अगर वो हम देखें, अगर ये 100% से ज़्यादा है तो इसका मतलब जितने केसेस उनके पास आए उससे ज़्यादा उन्होंने क्लियर किए हैं। मतलब पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हाई कोर्ट्स जो है वो ज़्यादा जो है एनुअली अब केस क्लियर कर रहे हैं दैन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। केरला और उड़ीसा के जो है खासकर जो हाई कोर्ट्स हैं वो तो 156% और 131% के केस क्लियरेंस रेट्स पर काम कर रहे हैं। त्रिपुरा जो है वो अकेली ऐसी स्टेट है जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो है वो 100% से ऊपर जो है वो केस क्लियरेंस रेट जो है वो दे रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लोकपाल। गवर्नेंस के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है।
लोकपाल के ऑफिस ने रिसेंटली बताया है कि 68% जो करप्शन कंप्लेंट्स उनके पास आई अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज, उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया विदाउट एनी एक्शन। तो पिछले पिछले 4 साल में लोकपाल एक स्टेचुटरी बॉडी है। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया है 2013 में। जो करप्शन की एलिगेशंस होती हैं उसको जो है वो इंक्वायर करने के लिए इसको बनाया गया है। इसमें एक चेयरपर्सन और मैक्सिमम 8 मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन या तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, या फिर एक एमिनेंट पर्सन भी हो सकते हैं। जो हाफ ऑफ द मेंबर्स हैं इसमें, जो 8 मेंबर्स दिए गए हैं ऊपर, वो जुडिशल मेंबर्स होते हैं। 50% जो है मिनिमम मेंबर्स, वो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ या वुमेन होनी चाहिए। अब मेंबर्स कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एक सिलेक्शन कमेटी होती है, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट की, उनके बेसिस उन्हीं के जो है डिसीजन पर जो है मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं। 5 साल का टर्म होता है, या फिर 70 साल तक की एज तक के लिए उनको अपॉइंट किया जा सकता है। जो चेयरपर्सन है उनकी सैलरी अलाउंसेस जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह होते हैं। जो मेंबर्स होते हैं उनके सैलरी अलाउंसेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह होते हैं। अब ज्यूरिसडिक्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर से लेके हर मिनिस्टर तक, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक, किसी भी ऑफिशियल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, चाहे वो A B C D कोई भी एम्प्लॉई हो ग्रुप का, कोई भी डायरेक्टर ऑफ एनी बोर्ड, कॉरपोरेशन, या कोई भी ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई है उनको, या कोई भी सोसाइटी या ट्रस्ट या बॉडी जिसको 10 लाख से ऊपर का फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, उन सब के ऊपर जो है ये एलिगेशंस ऑफ करप्शन को इंक्वायर कर सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। अगर प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक्शन इंटरनेशनल रिलेशंस, एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी या स्पेस के रिलेटेड किया है, तो उनके ऊपर जो है वो एलिगेशंस जो ऑफ करप्शन जो है वो इंक्वायर नहीं हो सकती हैं। अगर वैसे भी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट जो है वो इंक्वायर करनी है, तो पूरे फुल लोकपाल बेंच को जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा, और कम से कम 2/3 मेंबर्स को अप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है। अब लोकपाल की पावर्स क्या हैं? ये CBI को डायरेक्शन दे सकते हैं, पूरी सुपरिटेंडेंस रखते हैं CBI के ऊपर। अगर ये कोई केस CBI को रेफ़र कर देते हैं, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो बिना लोकपाल के अप्रूवल के CBI जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। ये पावर्स टू इनके पास पावर्स हैं कन्फिस्केशन ऑफ असेट्स करने की। कोई भी रिसीट या बेनिफिट को भी ये कन्फिस्केट कर सकते हैं। सस्पेंशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स की भी पावर है, ट्रांसफ़र करने की भी पावर है। कोई भी रिकॉर्ड को डिस्ट्रक्शन होने से भी रोक सकते हैं अगर कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है तो। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक रिपोर्ट। एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक रिपोर्ट निकाली है, जिसमें कहा गया है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ होना है वो अभी भी ऑफ ट्रैक है। 3000 गीगावाट का जो है अभी तक जो है वो डिप्लॉयमेंट की गई है, जबकि 10,000 गीगावाट तक होनी चाहिए बाई 2030, और लगभग 1000 गीगावाट तो एनुअली होनी चाहिए। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है वो $1.3 ट्रिलियन पहुंच चुकी हैं बाय 2022, जबकि ये $5 ट्रिलियन तक होनी चाहिए, और क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स तो लगभग 44 ट्रिलियन तक जो है वो 2030 तक पहुंचनी चाहिए। अब इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जर्मनी में जो है वो फाउंड किया गया था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी UAE में है। इंडिया इसका 77th फाउंडिंग मेंबर बना है 2009 में ही, और ये एक यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर भी है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, सोडियम साइनाइड। ये टॉपिक वैसे तो इकोनॉमी के लिए जो है वो बनाया गया है, बट ये साइंस एंड टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो रिसेंटली इंडिया ने एंटी डंपिंग प्रोब जो है वो इंपोर्ट्स ऑफ पॉइजनस केमिकल्स सोडियम साइनाइड के ऊपर किया है, जो चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान और कोरिया से आ रहा है। तो कुछ जो है इंडिया की कंपनीज़ हैं, उन्होंने कहा है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जानी चाहिए इनके इंपोर्ट्स पर, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस पर इंडिया में बेचा जा रहा है। तो यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री के DGF-TR जो है उन्होंने जो है वो प्रोब जो है वो शुरू कर दिया है। अब सोडियम साइनाइड है क्या? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, लंप सॉलिड या पाउडर होता है, जो जनरली वैसे तो इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ किया जाता है, लेकिन इससे हम गोल्ड और सिल्वर की एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, और ये है जो है कई ड्रग्स में भी यूज़ किया जाता है। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है?
गवर्नमेंट ये तब लगाती है ड्यूटी फॉरेन इम्पोर्ट्स पे जब ऐसा लगता है कि कोई भी जो है सप्लायर इंडिया में बहुत ही मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पर किसी प्रोडक्ट को बेच रहा है। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो डोमेस्टिक जो है कंपनीज उनको बर्बाद करे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसको रिकमेंड कौन करता है? डीजीटीआर प्रोब करने के बाद, और उसके बाद जो है इसको लगाने का काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी उन गुड्स पे लगाई जाती है जिस पर जिस गुड्स को वहाँ की गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज करके इंडिया में एक्सपोर्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है। समझ लो इसी सोडियम साइनाइड के ऊपर ही चाइनीज़ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे वहाँ की जो है कंपनीज़ को, और कहे कि आप इसको इंडिया में एक्सपोर्ट करो। तो ऑफ कोर्स क्योंकि फिर इंडिया के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ की तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे के उनको इस प्रोडक्ट को यहाँ पर भेज रही है। तो इसलिए इंडिया में काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी जाती है ताकि वो जो सब्सिडीज़ दी गई हैं उसका प्राइस को न्यूट्रलाइज जा सके या फिर ऑफसेट किया जा सके। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ही रिकमेंड करती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो इसको इम्पोज करती है। अब डिफरेंस क्या है काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी में? तो ऑफ कोर्स लो प्राइस फॉरेन गुड्स को जो है प्रिवेंट करने के लिए आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है वो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ जो दूसरी कंट्रीज़ लगा दे देती हैं उसको ऑफसेट करने के लिए लगाई जाती हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is UN Water Conference. This topic is important for your environment and international relations topics both. So UN 2023 Water Conference, which was supposed to be held in New York, has been held recently. It has been co-hosted by the Netherlands and Tajikistan. So the first UN Water Conference was held in Argentina in 1977, which was attended by 116 governments. But now, after almost 50 years, the second water conference has been held. So this topic automatically becomes very important for this year's examination. So in the first UN conference, UN Water Conference, it was decided that people should have right to to have access to drinking water in quantities and of quality which is equal to their basic needs. So since then, 50 years have elapsed, and almost the world population has doubled down to 8 billion. So the demand for water is also skyrocketing. That's why this year the second such water conference, UN water conference, was hosted. And these this conference was hosted on five themes: water for health, water for sustainable development, water for climate resilience and environment, water for cooperation, and water action decade. So what is the need of hosting such a conference? So as per World Meteorological Organization, 3.6 billion people still struggle to get enough water to meet their needs for at least 1 month every year. So, what are the outcomes of this recent water conference? 713 diverse voluntary commitments have been made by philanthropic donors, governments, and corporations. 120 of these, of course, are relevant to India. And India has also committed $50 billion towards the improvement of rural drinking water services under the Jal Jeevan Mission, which is, of course, a centrally sponsored scheme under the Ministry of Jal Shakti, being implemented since 2019. And the aim is to provide all households in rural India with safe and adequate water and household tap connections by 2024. So it is following a community-based approach in which information, education, and communication are the key components. So what is the W12 plus blueprint? So basically, this is a UNESCO platform. It's an online information tool which is giving the best practices by cities and case studies, how they have addressed the common water security challenges. So this is basically a learning tool and or information tool for other cities to emulate these best practices. So the next topic is Finland joins not NATO. This topic is important for your international relations. So Finland, of course, has recently joined NATO military alliance as 31st member of NATO. So what is the move? Why is this move a political blow to Russia? Because Finland has been adopting neutrality since the defeat of it by the Soviets in World War II. So Finland shares the longest European Union border with, of course, Russia, and now it joining
NATO means that uh, NATO has almost encircled Russia from all sides. So, what is the Finlandization policy? So, Finlandization is the policy of strict neutrality, which um, the the country of Finland was following between Moscow and the West. They signed an agreement, or YVA treaty, YYA treaty rather, in April 1948 with Moscow, that we will not either choose you or West, we will remain neutral. So, in return, the Soviet Union did not uh, incorporate Finland into USSR, and they were allowed to pursue the path of democracy and capitalism. But now they have joined NATO, and this path of neutrality has been abandoned by the country now. So, what is NATO? NATO is a collective security organization in Western Europe. It's an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty, which is also called the Washington Treaty. It's basically a system of collective defense, which can be gauged from the fact that it has this Article 5, which says that any attack on any of its members will be considered as an attack on all members. It has been only invoked once in after the 9/11 attacks in the US. So the next topic is Nathula Pass. This topic is important for your geography section. So a massive avalanche has struck recently the Nathula Mountain Pass in Sikkim, which is a mountain pass in East Sikkim district. It is one of the highest. It hosts one of the highest motorable roads in the world. Nathula has been a part of ancient Silk Road also. It connects the Indian state of Sikkim with the Tibet Autonomous Region. It is guarded on both sides by the Indian and Chinese troops. It was closed after the 1962 India-China war, but it was reopened in 2006 later after bilateral trade agreements between both India and China. So the next topic is Crohn's disease. This topic is important for your social issues. So a recent study has suggested that a two-drug combination may offer a new way to treat inflammatory bowel diseases like Crohn's disease. So Crohn's disease is a chronic long-term condition which causes inflammation of digestive tract. We do not know as of now what causes this disease, but it typically starts in childhood and it can develop at any age. So, inflammation is generally caused to the small intestine, and the symptoms include diarrhea, cramping, pain in the abdomen, anemia, weight loss, and there is no definite cure as of yet. So the next topic is HIMARS. This topic is important for security section. US has recently announced an additional package of military aid to Ukraine, which includes this high mobility artillery rocket system, which is a light multiple rocket launcher, and it has been manufactured by Lockheed Martin Corporation. It's an air transportable wheeled launcher, which is mounted on a 5-ton family of medium tactical vehicles. It can fire six GPS guided missiles in quick succession at a range of about 80 kilometers. So the next topic is India Justice Report 2022. This topic is important for your governance section. So according to the India Justice Report of 2022, Indian courts are jammed with cases. So this report is an initiative of Tata Trusts in 2019 to rank the Indian states and UTs regarding their capacity to deliver justice. It does not just look at the judiciary but also the entire justice system, police, prisons, judiciary, legal aid, and even the state human rights commissions. So this is a collaborative partnership between Daksh, Common Cause, Vidhi Center for Legal Policy, and Tata Institute of Social Sciences, Prayas. This is the third edition of this report, and this report is saying that against the sanction strength, the high courts and subordinate courts are functioning with lower judges. There has been rising pendency of cases. The largest one is being observed in Uttar Pradesh. The lowest is being observed in Tripura. But there is a good news also that case clearance rate is also improving. It has reached even more than 100%, which indicates that the number of cases disposed in a year is more than the number of cases that came to the judges, which means that slowly the number of pendency of cases will be reducing now.
The high courts are increasingly clearing more cases annually than subordinate courts. The high courts of Kerala and Odisha have higher case clearance rates, which is even more than 156% or 131%. Tripura is the only state in India which is having case clearance rate uh, in district courts, which is above 100%. So the next topic is Lokpal. This topic is again important for your governance section. So Lokpal's office has recently informed that about 68% of the corruption complaints that Lokpal received against public functionaries were disposed of without any action. So Lokpal is a statutory body established under the Lokpal and Lokayukt Act of 2013, and the mandate is to inquire into allegations of corruptions against certain public functionaries. And it consists of a chairperson, maximum of 8 members. Chairperson should either be a former CJI or a former judge of Supreme Court, or even an eminent person. So half of the members should be judicial members. Minimum 50% of the members should be from SC, ST, OBC, or women categories. So how are the members appointed? So they are appointed by the president on the recommendation of a selection committee, which consists of Prime Minister, Speaker of Lok Sabha, Leader of Opposition in Lok Sabha, Chief Justice of India, and one eminent jurist. So they hold their term of 5 years, or until they attain the age of 70 years. The salary allowances, etc., of the chairperson are same as that of the Chief Justice of India, and other members have the salary allowances, etc., as that of a judge of Supreme Court. The jurisdiction consists of anyone that is or has been a minister, prime minister, member of parliament, any employee of groups A, B, C, D of union government. So any directors of any board, corporation which have been established by an act of parliament can also be inquired. Any society or trust or body which receives foreign contribution above 10 lakh rupees are also covered under this. But there has been certain exceptions for the prime minister. Any allegation against the prime minister with respect to any decision made by him with respect to international relations, external and internal security, public order, atomic energy and space cannot be inquired. And any allegation has to be probed can be probed unless cannot be probed unless the full Lokpal bench considers it and at least two-thirds of the members approve it. So what are the powers of Lokpal? So it can give direction to CBI. It can, if any case has been referred to CBI, then the investigating officer cannot be transferred without the approval of Lokpal. It also authorizes CBI for search and seizure operations connected to such cases. It also has the power of confiscation of assets, proceeds, receipts, and benefits which have arisen from the means of corruption. It also can give directions to prevent the destruction of records during the preliminary inquiry, of course. So the next topic is World Energy Transitions Outlook Report. This topic is important for your environment section. Recently, International Renewable Energy Agency has released the World Energy Transitions Outlook Report. In this report, it is saying that global energy transition is still off track. To keep 1.5 degrees Celsius pledge alive, we need to deploy more about 10,000 gigawatts of renewable energy by 2030, and we are still about 3,000 gigawatts at present. So about average of 1,000 gigawatts must be added annually now. So global investment in energy transition has reached a record of $1.3 trillion, but still it should be $5.5 trillion by now. So cumulatively, investments of about 44 trillion are needed to ensure this 1.5 degrees Celsius pledge can be uh, uh, made a reality. So, what is uh, IRENA? IRENA is an International Renewable Energy Agency, which is an intergovernmental organization founded in Bonn, that is in Germany, in 2009. Its headquarters is located in Abu Dhabi, that is in United Arab Emirates. Its membership consists of 167 countries plus the European Union. India is also a founding member of it, and it's also an official United Nations observer. So the next topic is sodium cyanide. This topic is actually important for your economy section, but it can also be covered under the science and tech section.
So recently, India has initiated an anti-dumping probe into imports of poisonous chemical sodium cyanide from China, European Union, Japan, and Korea, because certain companies from India are saying that anti-dumping duty must be imposed on imports of this chemical from these nations, because the manufacturers of these nations are pricing these product at very low prices just to destroy the domestic market in India. So DGTR has recently started the investigation. What is sodium cyanide? It's a white crystalline solid, lump solid or powder. It is used as an insecticide generally, and it can also be used for the extraction of gold and silver and many other drugs. What is anti-dumping duty? So generally it is imposed when the foreign imports are priced much below their fair market value. So the objective of these manufacturers abroad is to just to destroy the domestic companies in India and later on establish monopoly. So during dumping is a process when company exports this product at a price which is significantly lower than price that it normally charges in its home. So this is inquired by DGTR, and after recommendation of DGTR, Ministry of Finance imposes this anti-dumping duty. Then what is countervailing duty? Countervailing duty is basically a tariff on imported goods if those imported goods are heavily subsidized by the exporting country's government. So Department of Commerce recommends this countervailing duty, and Department of Revenue imposes it. So what is the difference between the two? So countervailing duty is basically being imposed on foreign products which enjoy government subsidies, but anti-dumping duty is imposed to prevent low price foreign goods from damaging the local market in India. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.